केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में वोटिंग करने वाले दलों के प्रमुखों को लेटर लिखा, विपक्षी एकता का संदेश दिया। अब आपको अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद विपक्ष का गठबंधन तो टूटने वाला है। अरविंद केजरीवाल जो हैं इस गठबंधन को बाय बाय कर देंगे। सुनिएगा। सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था, मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। तो गृह मंत्री को आपने सुना, केजरीवाल जी बाय बाय कर देंगे इस बिल के बाद से। अंजलि हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अंजलि, इस चिट्ठी ने तो ये कह दिया कि फिलहाल तो बाय बाय नहीं है, बल्कि सबका शुक्रिया अदा किया। और पॉलिटिक्स में खास तौर से खुले मन से साथ दिखना और फिर उस चीज का सम्मान करना थोड़ा कम ही नजर आता है। जी देखिए, बिल्कुल जहां तक बात करें सिर्फ इस बिल तक की, तो ये जरूर कहा जा रहा था और लगातार बीजेपी हमलावर थी इस चीज को लेकर कि ये मतलब का गठबंधन है। और अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से तमाम बड़े नेताओं को ये पत्र लिखा गया है जिसमें उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है उन्होंने, साथ में अगर आप पत्र की आखिरी लाइन देखेंगे तो इस बात पर भी जोर दिया है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज हैं उनके खिलाफ हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो यानी विपक्ष की जहां तक बात करें तो एकजुटता दिखाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि लगातार हमला जो है इसी पर बोल रही है सत्ताधारी पार्टी। तो उसी को लेकर केजरीवाल का अगर ये पत्र आप देखेंगे जो तमाम नेताओं को लिखा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिबू सोरेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन सब को ये पत्र लिखने का मकसद यही है कि जो सहयोग मिला है इन सभी पार्टी से सदन के अंदर, उसका धन्यवाद तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एकजुटता भी दिखाई जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब समर्थन मांगना था तो कैसे केजरीवाल एक एक करके सभी नेताओं से मिल रहे थे। कांग्रेस पर से भी इस बात को लेकर एक समय में मतभेद दिखता हुआ नजर आ रहा था कि ये साफ कर दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं क्लियर करेगी वो एक साथ नहीं दिख सकते एक मंच पर। लेकिन बेंगलुरु में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक से पहले ही ये स्पष्ट हो गया था। और अब जब एक बार फिर से भले ही ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, लेकिन इसके बावजूद सभी जो इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टीज थी उन्होंने समर्थन किया। तो एक ये आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा इवेंट था जब एकजुटता दिखाई गई इन तमाम पार्टीज की ओर से और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि ये सिर्फ मतलब की राजनीति नहीं है। और आज केजरीवाल का जो पत्र लिखा तमाम इन नेताओं को गया तो उसके जरिए भी यही दिखाया गया है, यही जताया गया है कि हम आपके आभारी तो हैं ही, लेकिन आगे की लड़ाई भी हमको एकजुट रहकर लड़नी है। तो अब देखना होगा कि आगे जो बैठक होती है जिसमें अभी कई और मुद्दे हैं जो इन पार्टीज के बीच में उठने वाले हैं। जो सबसे बड़ा हमला जिस पर लगातार बीजेपी भी करती है वो है सीट शेयरिंग का मसला और आइडियोलॉजी का मसला, जो अलग अलग पार्टीज के बीच में देखने को मिलता है। चाहे हम वो दिल्ली की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। बिहार में भी आप देखेंगे कि एक जेडीयू और आरजेडी का अलायंस जरूर है, लेकिन उनके भी पहले मतभेद नजर आए हैं। वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह के मतभेद नजर आए हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच में जो अलग अलग पार्टीज हैं उन सबको एकजुट रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये आप कह सकते हैं कि ये रणनीति भी है कि एक साथ एकजुट होकर एक जैसा संदेश दिया जाए, ताकि ये आगे आने वाले चुनाव में ये संदेश जाए इस पूरे अलायंस की ओर से कि सारा अलायंस एकजुट है और 2024 में विपक्ष जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर ही उतरेगा। और उसी क्रम में अंजलि हम एक चीज और जो है वो भी देख पा रहे हैं। ठीक, आप रहिए हमारे साथ, हम इस पर बातचीत करेंगे और ज्यादा। आदिल खान हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आदिल जी, ये जो लेटर लिखा गया इसकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन शायद ही कम से कम बीजेपी के जो तमाम लीडरान हैं उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बिल के बाद से आप लोग बाय बाय करने वाले हैं टीम इंडिया को। देखिए, गृह मंत्री जी जिस तरीके से सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से परसों सदन में खड़े होकर चड्ढा जी आरोप लगा रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे थे कि राघव चड्ढा जी ने फर्जी सिग्नेचर किए हुए हैं। रही बात इस चिट्ठी के उससे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिन जिन लोगों ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के अधिकारों के लिए संविधान को बचाने, गणतंत्र को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बचाने के लिए दिल्ली की जनता का साथ दिया है, उन सब का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं।
और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि हम उन सारे लोगों को जो इस देश की जनता से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से प्यार करते हैं, उन सब को उन्होंने शुक्रिया कहा है। और उसी क्रम में उन्होंने अभी खड़गे जी को और मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी है, जिस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये सोच रहे थे कि जो इंडिया के आने से घबराए और डरे हुए हैं, जो इंडिया के आने से बौखलाए हुए हैं, ये न्यू डीलर ऑफ अडानी के लोग, ये इनके मुंह पर एक तमाचा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। आप रहिए हमारे साथ में, लेकिन क्या एक लेटर से हम 24 का कोई मैसेज देख सकते हैं? वो मैं आपसे जरूर समझूंगी, या ये सिर्फ एक जवाब भर है, भविष्य में कोई और समीकरण होगा, इस पर बात होगी। अनिल गुप्ता हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, फिलहाल जो भविष्यवाणी आप लोग कर रहे थे, यानी कि बीजेपी की केजरीवाल जी तो टीम इंडिया से बाहर आ जाएंगे, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए है, अध्यादेश के लिए है, ये कांग्रेस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने लेटर लिख के फुल स्टॉप लगा दिया आप लोगों की इस प्रेडिक्शन पर? नहीं, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। मेरा तो ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को ये भी बताना चाहिए, क्या वो कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के विरोध में राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे? क्या वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के विरोध में या साथ में? क्या वो वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ लगेंगे या विरोध में लगेंगे? मुझे तो लगता है जो पत्र है ये एक तरीके से विदाई का भी है कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब की फितरत है वो उन्होंने शायद अब धन्यवाद कह दिया, बाय बाय कह दिया है। और उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि जहां जहां उनकी सोच है चुनाव लड़ने, अब आगे भी वो उनके साथ चुनाव लड़ेंगे या उनके विरोध में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि अब उनका शायद ये इस गठबंधन से हटने का पूरा मन हो चुका है। नहीं, इसमें हटने जैसी बात नहीं है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि वो हट रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इसलिए लेटर लिखा गया है? सर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लेटर लिखा है, पर ये भी तो बताना चाहिए कि राजस्थान में अब उनका क्या फ्यूचर है। राजस्थान में वो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? छत्तीसगढ़ में उनका क्या है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, कांग्रेस के विरोध में लड़ेंगे। बाकी राज्यों में क्या? ये तो फिर आप इधर उधर की बात करने लगे। वो तो आप वो सुनिए तो सही, एक सेकंड, मैं इसका जवाब ले लूंगी। आपके सवाल का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आप लेटर पर जवाब ना देके आप, मुझे लग रहा है कि आप भी गोल पोस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। नॉर्मली ये तो उनका अपना कंसर्न है। नहीं, सुनिए तो सही, ये तो उनका अपना कंसर्न है ना कि वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनकी आपस में बात कैसे होगी, क्या नहीं होगी। लेकिन ये तो आप अब जब लोकसभा चुनाव के लिए ये लोग एकजुट हुए तो आप विधानसभा चुनाव बीच में क्यों ला रहे हैं? नहीं, नॉर्मली जो उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इसी तरीके से करते हैं, अपना मतलब सिद्ध होने के बाद एक बार धन्यवाद करके फिर वो बिछड़ जाते हैं। ये नॉर्मली उनका पॉजिटिव रिकॉर्ड रहा है, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपसे। अच्छा ठीक है, आदिल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर अनुज अत्रे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हमारे साथ। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जवाब मिल गया होगा। जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया के आने से घबराई हुई है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी जो कल तक चीख कर कह रहे थे कि शेर अकेला लड़ रहा है, वो शेर अब थकेला हो गया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा। मणिपुर जल रहा है, उस पर ये बोलेंगे नहीं। टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, उस पर ये बोलेंगे नहीं। अदरक 400 रुपए किलो बिक रही है, उस पर ये बोलेंगे नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, उस पर ये बोलेंगे नहीं। पर ये इनको ये फिक्र जरूर है कि इंडिया का गठबंधन कैसे टूटेगा, इंडिया के अंदर झगड़ा कब शुरू होगा, इनको ये फिक्र जरूर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर पूरा देश देख रहा है। और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि 2024 में न्यू डीलर ऑफ अडानी की विदाई तय है। ठीक है, अनुज अत्रे जी। अनुज जी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा है और शुक्रिया अदा किया है, खासतौर से राहुल गांधी का भी जिक्र है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी, कांग्रेस इस लेटर को किस तरह से देख रही है? अनुज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं जा पा रही है, एक बार फिर से देखिएगा। लेकिन अनिल गुप्ता जी, अब आप डरे हैं कि वो डरे हैं? एनडीए डरा है या इंडिया डरा है? आप भी तो छोटे दलों को साथ में ला रहे हैं ना। हम कोई डरे नहीं हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय सर्वमान्य नेता हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। और हमने डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई डर की बात नहीं है। डर तो ये रहे हैं जो विपरीत विचारधारा में होते हुए भी आज नरेंद्र मोदी जी के डर से इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। हम कभी नहीं डरे हैं, हम अपने सिद्धांतों पे हैं, अपने सिद्धांतों पे रहते हैं। और जो पार्टियां हमारे साथ एनडीए में पहले थी वही अभी भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे दल भी हैं। दूसरा है कि आप सोचे कि नंबर्स की तो जबरदस्त फाइट थी ना,
और वाईएसआर और बीजेडी नहीं होती तो क्या नंबर्स होते, वो भी अपने आप में प्रश्न है। अनुज अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो एक शुक्रिया का एक लेटर लिखा है, उस पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, ये ठीक है, उन्होंने लिखा, अच्छी बात है। जो लोग समर्थन किसी भी चीज का करते हैं, एक दूसरे को उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन का या किसी एक दल का विरोध का नहीं था। ये प्रश्न ये था, विषय ये था कि जिस तरह से चुनी हुई सरकार को अधिकार मिलने चाहिए, तरीके से जो सरकार चुनती है, संविधान को अधिकार देता है, तो हमारी लड़ाई उस चीज की है शुरू से। और कांग्रेस हमेशा इस चीज का समर्थन करते आई है कि सरकार जो जनता चुन के भेजती है, उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। और केंद्र का अनावश्यक जो है हस्तक्षेप राज्य सरकारों के कार्यप्रणाली में नहीं होना चाहिए। इस बिल के तहत बिना बात का जो है बीजेपी ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है, राज्य सरकार के अधिकारों को हनन किया है और अपनी एक बिना बात की एक दस्ती की घबराहट दिखाने का जो काम किया है वो अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि संख्या बल इनके हक में है और बहुसंख्यक होने की वजह से, बहुमत होने की वजह से अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। लेकिन केवल मनमर्जी बहुमत होने के आधार पर नहीं चलता है। यहाँ कानून का भी देश में राज है और एक अदालत भी है जो कहीं ना कहीं उसमें अधिकार में आता है। तो इसका जुडिशियल प्रोसेस भी फॉलो किया जाएगा। उसमें भी जो भी जहां लड़ने की आवश्यकता होगी, कांग्रेस पार्टी उसको भी लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि केंद्र का अपना रोल है, राज्य सरकारों का अलग रोल है अपना, और इन दोनों के अपने कार्यप्रणालियों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। और जो ये हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न जो अनिल जी ने पूछा वो मैं आपसे भी लूंगी और आदिल जी से भी लूंगी कि ये तो चलिए लोकसभा में आप लोगों के अलायंस का जिक्र हो रहा है, एक टीम का जिक्र हो रहा है, माफ कीजिए, विधानसभा में क्या करेंगे? अभी जिन स्टेट्स में चुनाव है वहां पे लेके कोई बात हुई है कि क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, कैसे एडजस्ट करेंगे? ये एक सवाल अनिल जी पूछ रहे हैं। बीजेपी अब इस बात से चिंतित है। नहीं, देखिए, इनको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। ये चिंता ये देगी कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हार रही है, ये तय है। जीते कोई भी, लेकिन ये 5 राज्य हार रहे हैं। 5 में से 3 राज्य आपको मैं सीधा सीधा बताया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर इनकी सरकार एक तरफा हार रही है, कांग्रेस पार्टी एक तरफा हार रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां पर हमारी सरकार रिपीट हो रही है। राजस्थान में इस बार राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि बार बार सरकार नहीं बदलनी है, कांग्रेस की सरकार हटा के जब बीजेपी को मौका दिया है तब तक राजस्थान का हिस्सा है, वहां भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। रही साल तेलंगाना का, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की अगर ये जमाते बचा लें अपने कैंडिडेट्स की, वहां इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। मिजोरम में चुनाव है, मिजोरम में देखिए मणिपुर की आग मिजोरम तक पहुंच चुकी है। मिजोरम के लोग जो है इनको ढूंढ करके इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इनके लोग खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जान बचा करके बारी पड़ रहे हैं। तो चिंता इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में हर्ष क्या होने वाला है। आदिल जी, ये प्रश्न आपसे भी है क्योंकि अनिल जी ने ये प्रश्न उठाया कि आप लोगों ने पिछले दिनों एक बात कही थी ना कि दिल्ली पंजाब हमारा, राजस्थान एमपी तुम्हारा। तो ये तो बड़ा प्रश्न हो गया। अब तो इस पर अब मुझे लगता है कि बीजेपी इसी बात पर घेरेगी कि आप लोग कैसे मैनेज करेंगे। क्या आप कहेंगे कि नहीं, हम यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अब आपको, कांग्रेस ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो वादा किया, अब आपका समय आ गया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है और उनको अब किसी को घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की जनता उनको घेर रही है। आज जिस तरीके से देश में महंगाई चरम सीमा पर है, इस देश के लोग घेर रहे हैं। इस देश के किसानों का आय दुगनी करके वादा किया था, दुगनी करने का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने। किसान इनको घेरने की तैयारी में है। इस देश के लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो इनको घेरने की तैयारी है। महिलाओं के साथ, देश के खिलाड़ियों के साथ इनके सांसद अभद्रता कर रहे हैं। नहीं, ये सारे विषय सर मुझे एक लाइन में बताइएगा। क्या विधानसभा को लेकर भी कोई बातचीत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। इंडिया के लोग आपस में कर लेंगे। दूसरा, जीनत जी, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 1973-77 से लेकर के 2015 तक के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, उस पर वो भी प्रश्न है, पूर्ण राज्य पर भी पॉलिटिक्स ठीक है, और एक काला बिल ले आए। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। अब तो ये विवाद शुरू हुआ है और मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आप सिर्फ बिल तक देख रहे हैं तो नहीं, बिल के बाद की तस्वीर देखनी ज्यादा जरूरी है। समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।